हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति के बारे में जानेंगे कि ब्रिटिश लोगों ने भारत में सामाजिक सांस्कृतिक नीति को किस तरह से लागू किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि, है ना। इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, इसके विभिन्न चरण देखेंगे। विभिन्न चरणों के अंदर 1757 से 1813 के मध्य इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। द्वितीय चरण के अंतर्गत 1813 से 1857 के मध्य सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। तीसरा चरण जो 1858 से 1885 तक माना जाता है, इसमें समाज सुधार के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया गया। और चौथा चरण 1885 के बाद जब कांग्रेस की स्थापना होती है, इसके अंतर्गत राष्ट्रवादियों के दबाव में समाज सुधार किए जाते हैं। फिर इसके ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति के हम परिणाम देखेंगे और प्रमुख समाज सुधार कानून कौन से हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो पृष्ठभूमि, जो ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति अपनाई उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। जो ब्रिटिश लोग भारत में राज्य विस्तार कर रहे थे और जो प्रशासनिक नियंत्रण के लिए उनको जो नियम कानून चाहिए थे, उसके लिए भारत में ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति को अपनाया। और ये सभी कार्य वो ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों से या ब्रिटिश औपनिवेशिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहे थे, है ना। ब्रिटिश औपनिवेशिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसा कार्य किया जा रहा था। अब समाज सुधार के विभिन्न चरण, पहला चरण देखेंगे 1757 से 1813। 1757 जब प्लासी का युद्ध होता है और 1813 जब कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। उसके बीच में जो कार्य किए इन्होंने, उसे हस्तक्षेप की नीति मानी जाती है। हस्तक्षेप की नीति क्यों मानी जाती है? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो शासन किया था वो नया नया शासन था। और नए नए शासन में अगर भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर व्यापक परिवर्तन किया जाता तो भारतीयों का जो है व्यापक स्तर पर विरोध होने लगता, है ना। व्यापक स्तर पर विरोध होने लगता और प्रारंभिक चरण में ये विद्रोह का सामना करने में शायद असमर्थ रहती। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो प्रारंभ में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। लेकिन फिर भी कुछ इन्होंने भारतीय क्षेत्र में कार्य किया, जैसे भारतीय शिक्षा और साहित्य के दिशा में इन्होंने काफी कार्य किया। इसके अंतर्गत विलियम जोन्स, जोनाथन डंकन, विल्किंसन की भूमिका देखी जा सकती है ना। और जो भारत की शिक्षा साहित्य की जो किताबें थी, है ना, उनको अंग्रेजी में अनुवाद कराया। विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की तथा गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विल्किंसन ने भारत में भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, है ना। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब हम देखेंगे द्वितीय चरण जो 1813 से 1858 तक माना जाता है, ये सक्रिय हस्तक्षेप की नीति है। क्यों होता है इसमें सक्रिय हस्तक्षेप? क्योंकि ब्रिटेन में हस्तक्षेप के पीछे शासकीय दृष्टिकोण क्या था? क्योंकि ब्रिटेन में जो है बेंथाम मिल की उपयोगितावादी विचारधारा लोकप्रिय हो रही थी। उपयोगितावादी विचारधारा क्या थी? अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को वो ध्यान में रखकर कार्य किया जाना चाहिए। ब्रिटेन में अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को ध्यान में रखकर कार्य किया जाना चाहिए। इस तरह से इन्होंने भारत में उपयोगितावादी विचारधारा के तहत भारतीय समाज में तीव्र हस्तक्षेप करना चाहा। दूसरा कारण क्या था कि औद्योगिक क्रांति चल रही थी ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन को एक ऐसे बाजार की जरूरत थी जहां पे ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं आसानी से बेची जा सके, है ना। इसी दिशा में उन्होंने क्या किया? पश्चिमी शिक्षा और मूल्यों को भारतीय समाज से परिचित कराया और शिक्षा के प्रसार पर बल दिया, है ना। उन्होंने एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो शिक्षा मतलब जो रूप और रंग में तो भारतीय हो, लेकिन आचार विचार और संस्कृति में पश्चिमी संस्कृति को मानता हो या पश्चिमी मूल्यों को मानता हो। इससे क्या होगा कि जो ब्रिटेन निर्मित वस्तुएं वो आसानी से भारतीय बाजारों में बिक सकेगी। चौथा कारण ये माना जाता है कि ब्रिटिश लोग अपने आप को श्वेत नस्ल का भार के सिद्धांत के तहत मानते थे। उनका ऐसा मानते थे कि जो श्वेत नस्ल वाले होते वो काली नस्ल वालों को शिक्षित और मानवीय जीवन जीने योग्य बनाने का भगवान ने ऐसा कहा है कि आप जो अन्य लोग हैं, है ना, अश्वेत लोग हैं, उनको शिक्षा और जीवन जीने योग्य सिखाएं, है ना। उस उद्देश्य से भी उन्होंने भारत में श्वेत नस्ल सिद्धांत के तहत भारत के सामाजिक कुरीतियों को अंत करना चाहा। अगला कारण था कि अगर कंपनी की अच्छी छवि प्रस्तुत नहीं की गई तो भारत के अधिकार पत्र को पुनः स्वीकृति नहीं मिलेगी, है ना। अधिकार पत्र को पुनः स्वीकृति नहीं मिलेगी, इसलिए भी कंपनी ने भारत में समाज सुधार के बहुत सारे कार्य किए। अब हम देखेंगे लॉर्ड बेंटिंग के समय सुधार कार्य काफी व्यापक स्तर पर हुए थे और जो लॉर्ड बेंटिंग था वो बेंथम से प्रभावित था, है ना।
बेंतम से प्रभावित था, जो उपयोगितावादी विचारधारा को बल प्रदान कर रहा था। इसी क्रम में उन्होंने क्या किया, बेंटिंग ने न्यायिक प्रणाली में सुधार किया और कोड़े मारने की प्रथा को समाप्त कर दिया, है ना। और कोड़े मारने की प्रथा को समाप्त इसलिए कर दिया क्योंकि अपराधी को सजा सुधार करने के लिए दिया जाना चाहिए, ना कि बदला लेने के लिए। तो इस दृष्टि से उन्होंने कोड़े मारने की जो प्रथा है उसको समाप्त कर दिया। मेघालय के आयोग में विधि आयोग का गठन हुआ और इसी क्रम में विधि का संहिताकरण किया गया, आईपीसी का निर्माण हुआ। प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया, है ना। जो बहुत सारी चीजें थी जो प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करती थी, उन चीजों को बेंटिंग ने हटा दिया। सती प्रथा निरोधक कानून बनाया, है ना। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा निरोधक कानून बनाया, क्योंकि सती प्रथा से क्या होता था, महिलाओं के अधिकारों का हनन होता था। तृतीय चरण आता है 1858 से 1885 के बाद। इसमें सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया। निष्क्रिय दृष्टिकोण क्यों अपनाया? जब ब्रिटेन ने भारत में तीव्र हस्तक्षेप किया और समाज में व्यापक स्तर पर परिवर्तन लाना चाहा, तो 1857 का उसमें क्या हुआ कि 1857 का विद्रोह सामने आया, है ना। 1857 का विद्रोह सामने आया, जिससे क्या हुआ कि व्यापक स्तर पर कंपनी को नुकसान हुआ, उनके सैनिकों की मृत्यु हुई, है ना। तो इन्होंने 1857 के बाद जो दृष्टिकोण अपनाया उसमें सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया। इन्होंने ऐसा कोई व्यापक सुधार नहीं किया जिससे समाज में लोगों की समाज में लोगों को विद्रोह करने के लिए अवसर प्राप्त हो। चौथा चरण आता है 1885 के बाद। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और राष्ट्रवाद का चरण प्रारंभ हो जाता है। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, राष्ट्रीय आंदोलनों को यहाँ से बल प्राप्त होने लगता है। फिर अब क्या करते हैं, ब्रिटेन सरकार क्या करती है, राष्ट्रवादियों के दबाव में समाज सुधार करने लगती है। और राष्ट्रवादियों के दबाव में समाज सुधार करने लगती है तो अब इन्हें जनता का भय समाप्त हो जाता है। जब जनता से हमें ज़्यादा वो ऐसा महसूस नहीं करते कि जनता किस तरह का विद्रोह करेगी, क्योंकि राष्ट्रवादी जो थे नरमपंथी, जैसे दादा भाई नौरोजी, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग जो ब्रिटेन से कहते थे कि आप भारत में जो अन ब्रिटिश रूल इसको समाप्त करिए, आपके शासन से हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से बातें जो आरंभिक राष्ट्रवादी थे इस तरह की बातें रखते थे। अब इनके ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति का परिणाम क्या हुआ? सबसे पहले सकारात्मक परिणाम देखते हैं। इससे क्या हुआ? शिक्षा को बल प्राप्त हुआ, आधुनिक शिक्षा को बल प्राप्त हुआ, आधुनिक मूल्य, समानता, स्वतंत्रता, है ना, इन चीजों को बढ़ावा मिला। समाज में ये चीजें प्रसारित हुई। सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार हुआ। सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार कैसे हुआ? जैसे सती प्रथा निरोधक कानून बना, दास प्रथा का अंत हुआ। और इन ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति से एक मध्यम वर्ग का उदय भी हुआ। मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ? जब इन्होंने भारत में शिक्षा का प्रसार किया और एक ऐसे शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास किया जो रूप और रंग में तो भारतीय हो, किंतु आचार विचार संस्कृति में एक ब्रिटिश हो, है ना। जिससे क्या होगा, ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की वो खरीदारी कर सके, ब्रिटिश निर्मित मूल्यों को समझ सके, ब्रिटिश सरकार की आलोचना ना करे या ब्रिटिश सरकार का समर्थक वर्ग बनकर उभरे। परंतु यही शिक्षित मध्यम वर्ग आगे चलकर ब्रिटिश नीतियों को भारतीयों के ऊपर शोषणकारी बताने लगता है और भारत की स्वतंत्रता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नकारात्मक प्रभाव क्या हुए? जो इन्होंने शिक्षा नीति अपनाई उसमें भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वो निरक्षर बनी रही, है ना। इन्होंने जो निचले स्तर पर शिक्षा के लिए कोई व्यापक प्रबंध नहीं किए, महिलाओं की शिक्षा के लिए कोई व्यापक प्रबंध नहीं किए। भाषाई आधार पर श्रेष्ठता और हीनता की भावना ला दी इन्होंने। जैसे अगर कोई अंग्रेजी बोल रहा है या कोई अंग्रेजी सीख चुका है तो वो श्रेष्ठ है, और कोई हिंदी बोल रहा है या देसी भाषा बोल रहा है तो वो हीन है। इस तरह से इन्होंने भाषाई श्रेष्ठता और हीनता की भावना पैदा कर दी। वैज्ञानिक तकनीकी विकास पर इन्होंने ज़्यादा कोई बल या फोकस नहीं प्रदान किया। इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। सांप्रदायिकता के तहत फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं? ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति का मूल उद्देश्य भारतीय विकास नहीं था। इनका मूल उद्देश्य था ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना, है ना। इन्होंने फिर भी कुछ ऐसे कार्य किए जो सकारात्मक देखे जा सकते हैं, जैसे अमानवीय प्रथाओं पर रोक लगाई, है ना। शिक्षित मध्यम वर्ग के उदय को इन्होंने बल प्रदान किया। अब समाज सुधार कानून
ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति से कुछ समाज सुधार कानून बने, वो कौन कौन से थे? पहले था सती प्रथा निरोधक कानून जो 1829 में आया, ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से संभव हो पाया था, जो आर्य समाज के संस्थापक थे। 1843 में दास प्रथा समाप्त हुई, जब ये दास प्रथा की समाप्ति का श्रेय लॉर्ड एलनबरो को जाता है ना, लॉर्ड एलनबरो को जाता है। 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम आया, है ना। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम के अंतर्गत ये होता था कि कोई व्यक्ति यदि धर्म परिवर्तित कर लेता है तो उसकी संपत्ति कुर्क नहीं होगी, या उसकी संपत्ति सरकार द्वारा छीनी नहीं जाएगी। इस नीति का उद्देश्य प्रमुख ये था कि ये ईसाईकरण को बढ़ावा दे रहा था। ईसाईकरण को बढ़ावा इसलिए दे रहा था कि कोई भी भारतीय व्यक्ति, हिंदू या मुस्लिम, अगर ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसकी संपत्ति कुर्क नहीं होगी या उसकी संपत्ति छीनी नहीं जाएगी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया, है ना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो सती प्रथा अधिनियम आया था 1829 में, उसकी एक तार्किक परिणाम था। तार्किक परिणाम कैसे हुआ था? सती प्रथा निरोधक कानून आने से समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी थी, है ना, और उनको शादी करने का ऐसा कोई अधिनियम नहीं था, तो इनकी संख्याओं में बढ़ोतरी के क्रम में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को 1856 में पारित कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1851 में बहराम जी मालावरी के प्रयास से न्यूनतम आयु अधिनियम, या इसे सम्मति आयु अधिनियम भी कहते हैं। इसमें जो महिलाओं की या लड़कियों की उम्र की सीमाएं है वो 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी जाती है, लेकिन इसका बाल गंगाधर तिलक विरोध करते हैं। विरोध करने का उनका प्रमुख कारण ये है कि भारतीय समाज में अगर कोई सुधार करना है तो वो भारतीय करेंगे, ना कि ब्रिटिश सरकार करेगी। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। 1930 में शारदा एक्ट आता है, इसमें महिलाओं की उम्र या लड़कियों की उम्र 14 वर्ष कर दी जाती है, 14 वर्ष कर दी जाती है। तो आज की वीडियो में हम यही समाप्त करते हैं, अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।